जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा प्रकरण है अव्यय। इसकी पीडीएफ आप लोगों ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख ली होगी और लिख भी ली होगी। तो विद्यार्थियों, अव्यय ये भी क्रिया विशेषण के बाद हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिन पर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे दिया गया है, तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हमने ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी हैं ये सब विकारी शब्द हैं। और हमने अभी तक क्रिया के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं विकार के बारे में। ये जितने भी मैंने 4 नाम लिए, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो या क्रिया हो, ये सब विकारी हैं। अब जो विकारी नहीं होते वह कहलाते हैं अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं और अव्यय ही अविकारी हैं। अव्यय का जो दूसरा नाम है वह क्या है? अविकारी। अविकारी अव्यय का दूसरा जो नाम है वह है अविकारी। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि अविकारी शब्द वो हैं जिन पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। वो चीज़ मुख्यतः कौन सी है? लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग का, वचन का, कारक का और काल का जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वही शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, काल, पुरुष, लिंग, वचन और कारक का जिन पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न पड़े वह सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में सबसे ऊपर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इतने क्रिया विशेषण हैं। और जो ये सारे क्रिया विशेषण किसके हैं? भेद हैं। ये हैं आपके क्रिया विशेषण के भेद। तो अविकारी शब्दों में सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, और उसके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक। तो ये 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक में जिसमें किसी भी क्रिया की विशेषता बताई गई हो, और वो भी किस प्रकार से? रीति के प्रकार से। ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की रीति, आप जानते होंगे किसी भी कार्य को करने का तरीका उसको रीति कहा जाता है। तो किसी भी कार्य को करने का तरीका जहाँ पर बताया गया हो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आवश्यक, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं: निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, कार्यात्मक, आकस्मिकात्मक, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक, आवर्त्यात्मक और अवधारणात्मक। तो यहाँ पर देखिए, निश्चय, अगर हमें किसी काम की निश्चितता का पता चले, कार्य में निश्चितता है इसका पता चले, तो वहाँ पर निश्चय हो जाएगा। जैसे आवश्यक, ये क्या है? किसी भी कार्य को करने का ढंग, किसी भी कार्य को करने का तरीका है, वह आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक, बेशक, सचमुच, वस्तुतः इत्यादि शब्द हमारे निश्चयात्मक में आते हैं। तो इस तरीके से हम अगर सीधे सरल शब्दों में हमें जितना समझना है वो यही है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया विशेषण स्वयं में अविकारी है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद, जिसमें से पहला है रीतिवाचक। रीतिवाचक किसी भी कार्य को काम करने का ढंग, वह रीतिवाचक कहलाता है। और रीतिवाचक के जो भेद हैं वो हमने पढ़ लिए। रीतिवाचक में हमें जैसे ये शब्द आते हैं: आवश्यक, बेशक, बहुधा, अचानक, हाँ, सच, न, मत, सही, ही, तो, भर, तक इत्यादि शब्द जो आते हैं, ये सब
रीतिवाचक में आते हैं। अकस्मात, एकाएक, अचानक, सहसा, खुल्लम खुल्ला, भगदड़ या धड़ाधम, धड़ाधड़, गटागट इत्यादि जो जिन शब्दों का हमारे उसमें प्रयोग होता है, ये सारे शब्द रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को हम भली भांति समझेंगे। इसके बाद परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक में दूसरा क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़े होंगे, वैसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है। इसमें भी वही निश्चय और अनिश्चयता का पता चलता है। बिल्कुल, थोड़ा, जरा सा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम क्रिया के साथ करते हैं, तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण है इतना, उतना, कितना, किंचित, सर्वथा, लगभग। अब उसके बाद आता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण ये किसी समय के बारे में बताता है। काल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, काल शब्द का जो प्रयोग हम हिंदी में करते हैं समय के लिए करते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसी समय को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। जहाँ पर किसी चीज़ का रिपीटेशन हो तो वहाँ पर ये बारंबारतावाचक आ जाएगा। अवधि यहाँ पर किसी समय के बारे में बताया गया हो तो वो कितने टाइम में ये काम पूरा होगा तो वो अवधिवाचक में आ जाएगा। और काल बिंदुवाचक में पूरे दिन का या पूरे समय का की बात जो कही गई हो, जैसे आज, कल, अब, जब, सदैव, दिन भर, आजकल, प्रतिदिन, रोज, हर। इस प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार माने गए हैं। हमने जो समझना है अपनी कक्षा 9th के हिसाब से, उसमें हमने सिर्फ यही चीज़ समझना है कि अविकारी शब्द, जो हमने सबसे ऊपर हमने अव्यय के बारे में पढ़ा, अव्यय या अविकारी शब्द वह कहलाते हैं जिन पर किसी भी काल का, लिंग का, वचन का प्रभाव न पड़ता हो, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के में सबसे ऊपर है अविकारी शब्दों के जो भेद है उसमें से सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण, जिसके खुद 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। स्थानवाचक को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर किसी स्थान का वर्णन किया गया होता है। ये स्थान कैसा होता है, जैसे किसी जगह का नाम नहीं होगा, क्योंकि जगह का नाम तो संज्ञा कहलाएगा। जहाँ यहाँ पर स्थानवाचक के लिए जैसे बताया गया यहाँ पे, वह अंदर बैठा है। अंदर एक स्थान का प्रकार है, ऊपर एक स्थान का प्रकार है। तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसके बाद इसके भी जो छोटे छोटे भेद हैं, जैसे स्थितिवाचक, दिशावाचक। तो यहाँ वहाँ, कहाँ, इधर उधर, ये सब स्थितिवाचक और दिशावाचक में आते हैं। फिर अव्यय के जो भेद हैं उसमें से दूसरा आता है संबंध बोधक। ये एक दूसरे के संबंध को बताते हैं, इसलिए इसको संबंध बोधक कहते हैं। किसके संबंध को बताते हैं ये? क्रिया के साथ वाक्यों का जो अन्य संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वह संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, और ये भी अव्यय होते हैं। ठीक है, यह भी अव्यय होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, रहीम सलमा के साथ अपने घर गया। तो यहाँ पर क्या है, रहीम का सलमा के साथ जो संबंध है उसको घर जाने की जो क्रिया हुई है उस क्रिया के साथ जिसने संबंध स्थापित किया है वह शब्द कौन सा है? के साथ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे के साथ जो शब्द है, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक अव्यय है, और ये ये हमारा अव्यय में से दूसरा प्रकार है। क्रिया विशेषण के बाद दूसरा प्रकार के साथ, दूसरे में के बाबत, इस तरीके से के साथ, के बाबत, के द्वारा, के लिए इत्यादि शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबंध, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्रिया आप देख रहे होंगे, क्रिया यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। क्रिया क्या है? जाना जो क्रिया है, क्रिया जो जाएगा जो है वो कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा।
अब इसकी विशेषता क्या है कि जो है इसका संबंध किसके साथ हो रहा है, के साथ। के द्वारा ही इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बन पा रहा है, दूसरे में के भागवत के द्वारा बन पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक, संबंध बोधक कह सकते हैं हम इसको, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय के भी भेद हैं, क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक, अन्य संबंध बोधक। उसके बाद आता है तीसरा समुच्चय बोधक। जो हमारा मुख्य बात समझने की है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। समुच्चय बोधक ये अव्यय का तीसरा प्रकार है। समुच्चय का मतलब होता है समूचा। समुच्चय यानी कि समूचा यानी कि हर एक का, प्रत्येक चीज़ का जो बोध कराए, क्रिया की ऐसी विशेषता जो प्रत्येक चीज़ का बोध कराए, वाक्य में प्रत्येक चीज़ का बोध कराए, वह समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके बारे में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, किंतु, या इत्यादि। ठीक है, उन्हें योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक आप समझ गए होंगे, और या किंतु वाले शब्द या वाला शब्द बीच में आएगा और वो दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ देगा। योजक का काम भी यही होता है, इसलिए इनको योजक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य दे रखा है, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं। सभ्यता और संस्कृति को और शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, शब्द योजक शब्द हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर और, या, किंतु इत्यादि वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक आते हैं। कि, परंतु इत्यादि शब्द जो आपने सुने होंगे, कि, परंतु, किंतु, और, या, इस तरीके के शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उसके बाद चौथा प्रकार है अच्छा, इसके भी दो प्रकार जो हैं, उसमें से पहला हमने पढ़ ही लिया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा प्रकार है इसका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। यद्यपि और तद्यपि, किंतु परंतु वाले शब्द आते, जैसे वह पढ़ेगा तो, ठीक है, यद्यपि वह पढ़ लिख लेगा परंतु अनुभवी नहीं है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु अनुभवी नहीं है। यद्यपि वह चतुर है तथापि मुझसे बचकर नहीं जा सकता। ठीक है, जो पढ़ेगा वही फल पाएगा इत्यादि शब्द आपने सुने होंगे। अर्थात यद्यपि, तद्यपि, क्योंकि, कि, इस तरीके के शब्द जहाँ पर आते हैं वह समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और वो कौन से समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके बाद विस्मयादि बोधक, जो हमारे भावों को अपने तरीके से प्रकट करते हों। क्रिया विशेषण, क्रिया के भावों को खास तौर पे, जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, ये सब चीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक हैं। इसमें कौन कौन से विस्मय बोधक शब्द आते हैं, शोक बोधक, हर्ष बोधक, प्रोत्साहन या प्रशंसा बोधक। उसके बाद भय बोधक, क्रोध बोधक, घृणा या तिरस्कार बोधक, अनुमोदक, चेतावनी, संबोधन, आवाहन, संवेदना इत्यादि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग जहाँ पर आए वहाँ हम विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण का या विस्मयादि बोधक अव्यय को हम गिनते हैं। ठीक है, तो अव्यय का जो हमने प्रकार पढ़ा वो कौन सा था, विस्मयादि बोधक। इसमें आप देख रहे होंगे ओह, है, ओह, आ, हाँ, हाय, आहा, साधु, साधु, धन्य, बाप रे, अबे, घृणा, दित, छी, थू इत्यादि जो शब्द हैं, हे, अजी, हाय, ओ इजा, ओ बायु, इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब इसी क्रिया विशेषण के साथ अव्यय के साथ प्रयोग में लाया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय हम उसको कहते हैं। इसके बाद अंत में आता है निपात। निपात ऐसी अवस्था है जिसको बोलने में पहले से अधिक समय लगता हो। निपात, इसको बोलने में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय भी लगता हो और इसमें विशेष बल दिया गया हो। तुम ऐसा करोगे, तुमने ही ऐसा किया होगा,
तो ही में क्या है, विशेष प्रकार का जोर दिया जा रहा है। तुम ही चोर हो या तुम ही विद्यार्थी हो, तो ही पर क्या है, विशेष जोर दिया जा रहा है। तो जहाँ पर विशेष जोर एक शब्द विशेष पर विशेष जोर दिया जाए वहीं पर ही निपात होता है। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित है। ही, भी और तो। मोहन ही तो जा रहा है, मोहन ही जा रहा है। मोहन तो गया ही, मोहन भी जा रहा है, मोहन तो गया ही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अवयवों का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा तक, मात्र या भर, तो तक का, मात्र का या भर का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तो विद्यार्थियों, आप भली भांति इन अवयवों को समझे होंगे। एक बार शॉर्ट पे मैं फिर से इसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ जल्दी से। अव्यय के 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपने पढ़ा अव्यय के 5 प्रकारों में सबसे पहले क्रिया विशेषण, फिर हमने पढ़ा उसके बाद संबंध बोधक, तीसरा पढ़ा समुच्चय बोधक, चौथा पढ़ा विस्मयादि बोधक और 5वां पढ़ा निपात। तो ये क्या है, अव्यय के 5 प्रकार, जिसमें से क्रिया विशेषण के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। ठीक है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक, ये 4 हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े। उसके बाद हमने संबंध बोधक के बारे में जाना, जिसमें हमने संबंध बोधक के भेदों के बारे में भी पढ़ा, जिसमें था क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक और अन्य संबंध बोधक। तो ये क्या थे, इसके क्रिया विशेषण संबंध बोधक के प्रकार थे। समुच्चय बोधक के प्रकारों के बारे में जाना, 2 प्रकार के ये भी हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक के बारे में जाना। इसमें कई प्रकार बताए गए हैं, जैसी अवस्था वैसे प्रकार। अगर शोक के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो शोक बोधक, विस्मय के लिए आश्चर्यचकित हम हैं। विस्मय का मतलब आश्चर्य में भर जाना, उसको विस्मय बोला जाता है। विस्मय है तो विस्मय बोधक, शोक में है तो शोक बोधक, हर्ष खुशी में है तो हर्ष बोधक, प्रोत्साहन, अगर हमें कोई शाबाशी दे रहा है या हम किसी से बहुत ज़्यादा खुश है तो प्रोत्साहन या प्रशंसा बोधक, अगर डर गए हैं तो भय बोधक, गुस्से में है तो क्रोध बोधक, किसी चीज़ को देख करके घृणा हो गई, हमें बेकार चीज़ लग रही है तो घृणा या तिरस्कार बोधक, और अगर हम किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो अनुमोदक, और किसी को हम धमका रहे हैं तो चेतावनी बोधक, और किसी को बुला रहे हैं या आवाज़ दे रहे हैं तो संबोधन या आह्वान बोधक, और किसी के प्रति हमारे भीतर कोई फीलिंग्स हैं तो संवेदना बोधक। तो जैसी हमारी इच्छा वैसे हमारे अंदर विस्मयादि बोधक अव्यय पैदा हो जाते हैं। और ये गुण भी विस्मयादि बोधक हमने विशेषण के प्रकार में भी पढ़ा था, वहाँ पे गुणों में भी हमें इसको गिनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। और अंत में हमने पढ़ा था निपात। निपात में वो शब्द जिन पर बहुत विशेष ज़्यादा बल दिया जाता हो, वाक्य में प्रयोग करने पर उस जगह पर विशेष बल दिया जाए, उस शब्द पर विशेष बल दिया जाए, वह निपात कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, बेशक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर ये समझ में भी आई होगी। पसंद आए ना आए, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप इस में दी गई समस्त जानकारियों को एक माइंड मैप के द्वारा अपने जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसमें आराम से बना सकते हैं। सबसे ऊपर आप अव्यय लिख करके उसके बाद आप इसको माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके प्रकारों को आप आराम से बता सकते हैं, जितने भी इसके प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी प्रकार हैं उनको इस तरीके से, या यहीं पर ही 4 एरो बना करके सबके नीचे 1 2 3 4 प्रकार इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर इन प्रकारों को भी डिफाइन करेंगे, जैसे क्रिया विशेषण के 1 2 3 4
1 2 3 4 प्रकार हैं, तो उनको आप लिखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट में या आप चाहे तो क्रिया विशेषण का अलग से माइंड मैप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया विशेषण का एक माइंड मैप बना लिया 1 2 3 4, और इसके बाद क्रिया विशेषण के बाद ऐसे ही सबके अलग अलग माइंड मैप बना करके आप अपने काम को हल्का और स्वच्छ और अच्छा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इतना सब कुछ लिखना है, आपने मुख्य चीज़ को लिख लीजिएगा, और लेकिन इस कार्य को लिखित रूप में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।